दोस्तों एक बार जरा इस वीडियो को देखें। इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम पर, तो हमें यहाँ से बचाइए। और हम जिस जगह हमें कोई तरीके की यात्रा कंटिन्यू नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए कोई जन जागृति, हम दोनों की जान की वांदे पड़े। जहां पर एक पिता अपने रोते हुए बेटे के साथ भारत सरकार से अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगा रहा है और उनकी गलती है हिंदी बोलना और हिंदी में भारत माता की जय लिखना। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने ये गुनाह पाकिस्तान में नहीं किया है बल्कि भारत के तमिलनाडु में किया है, जहां पर हिंदी बोलने की वजह से आज उन लोगों की ये हालत हो चुकी है। लेकिन ये तो केवल एक वीडियो है, इंटरनेट पर ऐसे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर तमिल और कई दूसरी साउथ इंडियन स्टेट्स के लोग अपने ही देश के लोगों को हिंदी बोलने पर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? एक टाइम था जब हमारा देश कई भाषाएं होने के बावजूद भी अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच के प्रेम और एकता को लेकर मशहूर था। इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पर यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वेल, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीरें। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के खिलाफ बढ़ रहे तमिलनाडु में विरोध और उनके बजट से इंडियन रुपी सिंबल को चेंज करके तमिल सिंबल ऐड करने की कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? वेल, इसका जवाब भी आपको इसी कंट्रोवर्सी में मिलेगा और लिटरली आप लोग ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस कंट्रोवर्सी को आप लोग अभी रिसेंट का समझ रहे हो वो भारत की आजादी से भी ज्यादा पुरानी है। इसने ऑलरेडी कई 100 लोगों की जान ली हुई है और इससे भी शॉकिंग चीज आप जानेंगे कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए कुछ नेता अपने ही देश में अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति को अपनाते हुए देश की एकता को तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बाकी देशों से पंगे कम है जो तुम अपने देश में पंगे खड़े करो। हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम वे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक ओके, मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को। अबे नानन मार ले। क्या बोल रहा है? मेरा कन्नड़ा माताड़ो। अपने देश में इस तरह से लोगों पे कुछ थोपना या कहना कि हम सुपीरियर हैं, हमारी भाषा को तुम याद करो, कैसे याद करेंगे वो यार? (1965) तमिलनाडु के सरकारी ऑफिस के सामने एक बड़ी आग लगी थी। ये आग किसी सामान में नहीं बल्कि एक को जला रही थी। वो इंसान थे 27 साल के चिन्नस्वामी और वो अकेले नहीं थे बल्कि इस समय तमिलनाडु की सड़कों पर हजारों लोग सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग जान देने और लेने दोनों के लिए तैयार थे। इस आंदोलन में करीब 150 लोगों की जान गई और क्या आप जानते हो कि इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह क्या थी? वजह थी हिंदी, जिसे उस समय की सेंटर में बैठी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इंडिया की एकमात्र नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था और यही बात इस विद्रोह का कारण बनी। लेकिन ये सब आखिर हुआ क्यों? इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास में और ज्यादा पीछे जाना होगा, हमारी आजादी के समय से भी पहले। ये था 1937 का इंडिया। ब्रिटिश रूल अभी भी भारत को जकड़े हुए था और देश की फ्रीडम स्ट्रगल अपने पीक पर थी। इसी समय मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे हम आज तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, वहां कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में थी और उस समय के चीफ मिनिस्टर सी राजगोपालचारी ने एक फैसला लिया, स्कूल्स में हिंदी को मैंडेटरी करने का फैसला। उनका यह फैसला देश को एकता के सूत्र में बांधने का एक सपना था। लेकिन कई तमिल लीडर्स ने इस फैसले को तमिल भाषा और उनकी संस्कृति को दबाने की एक साजिश बताया और इसके बाद इस फैसले को लेकर पूरे मद्रास में हिंदी के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिले। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली संघर्ष देखने को मिला आजादी के बाद। ईयर 1965 में एक बहुत ही अहम तारीख आई, 26 जनवरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हिंदी भारत की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। लेकिन एक बार फिर तमिल लीडर्स ने और लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। तमिलनाडु के नेताओं ने आम जनता को यह कहा कि अगर उन्होंने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया तो तमिल भाषा और उनका जो कल्चर है
वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स ने एक बार फिर तमिलनाडु को आग में झोंक दिया और इस बार ये आग और भी ज्यादा भड़क गई। सड़कों पर स्टूडेंट्स, यूथ और आम लोग उतर आए, कईयों की जान भी गई, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। करीब 150 लोगों की जान जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की हर संभव कोशिश के बावजूद जब हालात काबू में नहीं आए तो आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 1967 में लॉ में बदलाव किया गया, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज से हटा दिया गया और आर्टिकल 343 के तहत इंग्लिश को हिंदी के साथ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। साथ ही हर राज्य को अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का भी अधिकार दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु ने अपनी अलग लैंग्वेज पॉलिसी बना ली, जिसमें उस समय के तमिल लीडर्स ने ये ऐलान किया कि यहाँ सिर्फ तमिल और इंग्लिश चलेगी, हिंदी नहीं। लेकिन क्या ये सब करने से ये जंग यहाँ पर खत्म हो गई? जवाब है नहीं, क्योंकि जब लोग सोच रहे थे कि ये पूरा मुद्दा शांत हो चुका है, ये विवाद खत्म हो चुका है, तभी तमिलनाडु के कुछ गांवों में खुदाई के दौरान कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले, जिनमें तमिल में लिखी कुछ लिपियां और पुरानी तलवारें भी मिली। इन आर्टिफैक्ट्स की तस्वीरों ने तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ और भी ज्यादा विरोध भड़का दिया। धीरे धीरे ये पूरा विवाद इतना ज्यादा बड़ा बन गया कि आज भी साउथ इंडिया में हिंदी वर्सेस तमिल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इस भाषा की नफरत का असली नतीजा क्या निकला? आज सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें तमिलनाडु और साउथ इंडियन स्टेट्स के कुछ लोग हिंदी बोलने वाले टूरिस्ट के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। Hello, what shouting is there? Hello? इस पूरी हेट की असली शुरुआत हुई थी उन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन प्राचीन तलवारों का, धातु के औजारों और उन लिपियों का हिंदी और तमिल के विवाद से क्या लेना देना है? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? नॉर्थ इंडिया में रहने वाले अधिकतर लोगों का जवाब होगा संस्कृत। लेकिन अगर आप यही सवाल साउथ इंडिया में पूछेंगे तो जवाब कुछ और ही होगा। ये जवाब होगा तमिल। और इन्हीं अलग अलग जवाबों की वजह से, अलग अलग मतों की वजह से हिंदी और तमिल के बीच का ये जो गैप है ये और ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर उन आर्टिफैक्ट्स की वजह से इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई। जरा एक बार इन तस्वीरों को देखिए। ये है आयरन वेपन्स और टूल्स, वो भी 5300 ईयर्स पुराने, और ये पूरे भारत में अब तक मिले सबसे पुराने आयरन मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं। तमिलनाडु के एक शांत गांव सिवागलाई में एक रहस्य दफन था, एक ऐसा इतिहास जो धूल में दबा हुआ था और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। ये एक सामान्य सी सुबह थी जब ए मनिक्कम, एक हिस्ट्री टीचर, अपनी रोज की सुबह की सैर पर निकले थे। लेकिन उस दिन उन्हें कुछ मिला। उन्हें जमीन पर बिखरी हुई कुछ अजीब चीजें मिली, पुराने मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और पत्थर से बनी संरचनाएं। जब खुदाई आगे बढ़ी तो इतिहास की और परतें खुली। ये मामूली सी खोज जल्द ही पूरी दुनिया में एक सनसनी बन गई। तमिलनाडु के इस छोटे से गांव में हुई इस खुदाई ने आयरन एज के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। खुदाई के दौरान मिली इन सभी चीजों पर एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री मतलब AMS और ऑप्टिकली सिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस मतलब OSL द्वारा एक लंबी रिसर्च हुई, और जो नतीजे सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले थे। ये सारे लोहे के औजार करीब 5300 ईयर से भी ज्यादा पुराने थे। इसका मतलब सिंपल है, तमिलनाडु में लोहे के औजारों का इस्तेमाल 4000 BCE में ही शुरू हो चुका था। इन सारी फाइंडिंग्स को एक रिसर्च बुक के रूप में एंटिक्विटी ऑफ आयरन के नाम से पब्लिश किया गया। ये जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अलग एक पूरी इंडिपेंडेंट तमिल सिविलाइजेशन को दिखाती थी, उसे तमिलनाडु के CM स्टैलिन ने बीजेपी और पूरे नॉर्थ इंडिया के अपोज में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे कैश कराने के लिए इस रिपोर्ट के साथ ये ट्वीट किया था, दुनिया को बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आयरन एज तमिल भूमि पर शुरू हुआ था। विश्व प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा किए गए शोधों के आधार पर यह स्पष्ट है कि तमिल सभ्यता में लोहे का उपयोग 5300 साल पहले से हो रहा था, और यह दक्षिण भारत की प्राचीनता को साबित करता है। राहुल गांधी ने इस बयान पर अपना रिएक्शन भी दिया
था। उन्होंने ये कहा कि भारत की समृद्ध विरासत दुनिया को लगातार प्रेरित करती है और तमिलनाडु का योगदान भारत के इनोवेशन, क्षमता और एकता को दर्शाता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इस पूरे डिस्कशन की वजह से एक अलग ही विवाद छिड़ गया। बहुत से लोगों का मानना था कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन हमेशा से ही तमिल लोगों के अंदर अपने बयानों से हिंदी और हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत भरते हैं और उनका ऐसा करने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि वो बीजेपी जैसी नेशनल पार्टीज को तमिलनाडु की राजनीति में घुसने से रोकना चाहते हैं। इसलिए कभी वो नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति करते हैं, कभी हिंदी वर्सेस तमिल का मुद्दा उठाते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई थी, उससे एक नया ही विवाद छिड़ गया कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है या तमिल। इस बहस की वजह से एक ही देश के लोग दो अलग अलग गुटों में बट गए। जो लोग तमिल भाषा को सपोर्ट करते थे, उनका यह मानना था कि तमिल केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक पूरी इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन की पहचान है। वेल, अब संस्कृत और तमिल, इन दोनों में से कौन सी भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी तक के डिस्कशन से आप एम के स्टालिन की राजनीति की स्टाइल तो समझ गए होंगे। इसमें डिवाइड एंड रूल की झलक आपको जरूर दिखाई दे रही होगी। ये पॉलिसी भले ही अंग्रेज हमारे देश पर शासन करने के लिए लगाया करते थे, लेकिन आज भी हमारे देश में हर पार्टी के लोग इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके हमारे देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट कर रखते हैं और इसी भेदभाव का, इसी नफरत का इस्तेमाल वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने में करते हैं। और यहाँ बात केवल स्टालिन की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है हमारे देश के पूरे राजनीतिक सिस्टम की। और इन्हीं सब के चलते आपको देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्विटर या एक्स पर आपको लोग अलग अलग मुद्दों पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा ही एक मुद्दा उठाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। अगर आपको नहीं पता एनईपी 2020 क्या कहती है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। एनईपी के अकॉर्डिंग भारत के हर स्कूल में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं और 1 इंग्लिश होगी। लेकिन डीएम के गवर्नमेंट ने ऐसे हिंदी थोपने की साजिश बता दिया। सीएम स्टालिन का तो ये तक कहना था कि हिंदी तो बस एक मुखौटा है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बीजेपी अभी हिंदी के नाम पर संस्कृत हम पर थोपना चाहती है और तमिल जैसी प्राचीन भाषाओं को दबाने की कोशिश चल रही है। फरवरी 2025 में स्टालिन ने एक और ट्वीट किया था, हिंदी की वजह से पहले ही कई प्राचीन भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी जैसी भाषाएं लगभग खत्म हो रही हैं। हमें नहीं चाहिए कि तमिल भी उनमें से एक बन जाए। अब ये जो इस तरीके के ट्वीट्स होते हैं या इस तरीके के जो बयान होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर छिपी हुई भावनाओं को भड़काने का काम तो कर ही देते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा ध्यान से इन सारी चीजों पर स्टडी करेंगे तो एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात कहीं पर भी नहीं कही गई कि नॉन हिंदी स्टेट्स में हिंदी बोलना कंपलसरी हो जाएगा। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को 2 इंडियन भाषाएं मतलब भारतीय भाषाएं चुनने के ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स तमिल और इंग्लिश के अलावा तेलुगु, मलयालम में संस्कृत को भी चुन सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों इस पूरी पॉलिसी को हिंदी थोपने की एक साजिश बताया गया। क्योंकि देखो, हमारे देश के नेता ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जनता है, मोस्टली जो लोग हैं, वो पॉलिसी से रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं पढ़ते। और यही सब हमें किसान आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला, जहां पर लोग केवल नेताओं के तोड़ मरोड़ कर दिए गए बयानों के चलते उन्हीं को सच मानकर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गए थे। और सिंपली कहूं तो ये नेताओं के द्वारा किया जाने वाला एक ब्रेन वॉश ही तो है। और अगर ये नहीं होगा तो राजनीति कैसे चलेगी, सत्ताएं कैसे बनी रहेंगी? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर हम में से अधिकतर लोग तो वोट देना ही नहीं चाहते। खैर, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया गया, जानबूझकर एजेंडा बनाया गया ताकि लोगों के बीच की दूरियां और बढ़ें। और जब इन सारी चीजों का फायदा दिखाई देने लगा तो चीजें और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गईं। ऑफिशियल इंडियन रुपीस के सिंबल को चेंज किया गया और उसे तमिल के इस सिंबल से रिप्लेस कर दिया गया। देखो, 2009 तक इंडियन रुपीस की ना कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं थी। उसे रुपीस के मतलब ये RS के सिंबल से शो किया जाता था और ये पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जो करेंसी है उनके सिंबल से काफी ज्यादा मैच करता था। तो इस समस्या को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन आयोजित करवाया जिसमें 3000 से ज्यादा डिजाइन सबमिट हुए। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट D उदय कुमार का डिजाइन चूज किया गया। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ये जो उदय कुमार है ना, ये भी तमिल है। इस डिजाइन को उन्होंने देवनागरी के रा और रोमन के R से मिलाकर बनाया है, जो डिजाइन देश भर में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। 15 जुलाई 2010 को इसे ऑफिशियल रूप से इंडियन करेंसी के सिंबल के रूप में
इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन तमिलनाडु में इस सिंबल पर भी सवाल उठाए गए। ऐसा कहा गया कि ये हिंदी का रा वर्ड है, ये देवनागरी लिपि से लिया गया है और इसीलिए स्टालिन ने तमिलनाडु के कई रेलवे और बस टिकट्स पर से इस सिंबल को हटाकर तमिल रुपए के सिंबल को लगाना शुरू किया। और फाइनली उनका सबसे बड़ा मूव था 13 मार्च 2025 का, जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने नए बजट के लोगो को जारी किया और इसमें रुपी के नए सिंबल की जगह तमिल का रू लिखा गया। अब बीजेपी ने डेफिनेटली इसका विरोध किया, लेकिन साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्टेप को देश को तोड़ने वाली सोच बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहां तक कि कहा कि नई शिक्षा नीति राज्यों पर हिंदी नहीं थोपने वाली, और ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जो रुपये के सिंबल चेंज किए जा रहे हैं और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, इन सब के पीछे राजनीतिक कारण है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई में ये सब जो चल रहा है ये तमिल पहचान का मुद्दा है या इन सब के पीछे डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही है। देखो, बीजेपी चूंकि अभी सेंटर में है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि ये मुद्दा और ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर ये आग भड़क गई और पूरे देश में फैल गई तो हो सकता है और भी ज्यादा नॉन हिंदी राज्य जो हैं वो अपने रुपीस के सिंबल को चेंज कर लें या फिर कंप्लीटली हिंदी का विरोध करने लग जाएं, जैसे कि तमिलनाडु में हो रहा है। इससे किसी को फायदा कुछ नहीं मिलेगा, बस ये है कि देश भाषाओं में बढ़ जाएगा, लोगों के बीच की नफरतें बढ़ने लगेंगी। और ये सब ना हो शायद इसी वजह से बीजेपी ने तमिलनाडु के कई सारे एजुकेशनल फंड्स को अभी होल्ड पर रखा हुआ है, ताकि तमिल सरकार पैसों की कमी के चलते उनकी बात मान ले। आपको क्या लगता है, स्टालिन या उनकी पार्टी इस बात को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या फिर वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे? अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। ये मुद्दा अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि मुद्दे जितने लंबे चलते हैं जनता का असली मुद्दों से ध्यान उतना ही हटा रहता है और इस चीज का फायदा जनता को नहीं होता, इन सब का मेन फायदा मिलता है नेताओं को। तो देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीएम स्टालिन को टारगेट कर रहा हूं या फिर हिंदी भाषा को या बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर कोई पार्टी या उसके लोग अपनी कल्चर को बचाने की, अपनी भाषा को बचाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत कहां पर है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तमिलनाडु सरकार ने 2025 के बजट में रुपए का सिंबल बदलने का फैसला किया, लेकिन वही तमिलनाडु सरकार कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके 200 से ज्यादा उर्दू लैंग्वेज के स्कूल्स भी चलाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब हिंदी जो अपने भारत की खुद की भाषा है उससे ही इतना ज्यादा खतरा लोगों को महसूस हो रहा है, तो फिर क्यों ईरान और अरब में बनी हुई उर्दू भाषा को भारत में इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है? या फिर चलो उर्दू की बात हटाएं, इंग्लिश को ही ले लीजिए। अगर हिंदी के रूपी सिंबल से इतनी ही दिक्कत है तो अपने हाथों में इंग्लिश वाला डॉलर साइन की अंगूठी क्यों पहन कर रखी है? तो मेन बात ये लग रही है कि पूरे भारत में भाषा के आधार पर ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है या बहस चल रही है, ये एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है और आगे होने वाली है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रुपी सिंबल चेंज होने वाली कंट्रोवर्सी और उसका इतिहास अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भाषा के नाम पर हमारे देश में फैलाई जाने वाली नफरत के बारे में भी आपको काफी डिटेल में जानने को मिला होगा। तो इस टॉपिक पर आपके क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना था। मैं खुद चाहता हूं कि हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में प्यार हो, हमारे देश की एकता पूरी दुनिया में मशहूर हो, और इसी के लिए हमारे देश में क्या चल रहा है वो आप सबका जानना जरूरी है, और यही इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य था। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने ओपिनियन भी दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।